बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन, उम्मे मरियम शेख। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग न्यू नावल शुरू करने जा रहे हैं और इसका जो सीज़न 2 है वो थोड़े दिन आपको वेट करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा आप भी रेस्ट कर लें और थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लूँ। थैंक यू मेरे नावल पे आने के लिए। किस्त नंबर 38। रानिया के आंसुओं को कराची पहुँचते ही बहर निकलने का रास्ता मिल गया था। वो घर पहुँचते ही रूम में बंद हो गई थी और अब शाम से रात होने को आई थी, मगर इसने ख़ुद को अंधेरों में गुम कर लिया था। किसी ने भी यह सोचकर इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की थी कि शादी की थकान है जिसे वो एक साथ ही उतारना चाहती है। इसीलिए मीर सजावल भी इसे एयरपोर्ट चलने के लिए फ़ोर्स नहीं किया था। मीर सजावल के शदीद रद्द अमल ने इसके मन में खिलते मोहब्बत के फूलों को वक्त से पहले मुरझा दिया था। मखतूम शाह को भुलाने पर इसका दिल सौ तावीलें पेश कर रहा था, मगर इसे भूलने के लिए हरगिज़ राज़ी नहीं था। दोनों ख़ानदानों की दुश्मनियाँ अचानक दोस्ती में तब्दील हुई तो इसे लगा कि इसकी मखतूम शाह के हक़ में की गई दुआओं को शर्फ़ कबूलियत हासिल हो गया हो, मगर ये कहाँ खोखला साबित हुआ था। वो तकिए में मुंह छुपाए पैरों रोती रही, दिल संभलने को तैयार ही नहीं था। मखतूम शाह से इसकी तवील मुलाकातें या बातें नहीं हुई थीं, मगर चंद रस्मी मुलाकातों में ही वो अपने महज़्ज़ब शास्ता रवैया और मुस्बत सोच की वजह से रानिया के दिल की गहराइयों में उतर चुका था और इसका हम मिजाज ही नहीं, इसकी पहली पसंद भी था। इसको भुलाकर जीना इतना आसान भी नहीं था। इसने दुख से सोचा। वो बेहद टूट फूट का शिकार हो रही थी जब फ़ोन की बेल पर इसने तकिया सर से हटाकर फ़ोन की तरफ देखा। इसने मखतूम शाह का नंबर देखकर आंसू साफ़ करते हुए कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम। इसने अपनी आवाज़ को हद्दुल इम्कान नॉर्मल ज़ाहिर करने की कोशिश की थी और धीरे से सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो? शादी अटेंड कर ली? मुझे मिस भी किया या नहीं? वो खुशगवार मूड में था। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या बात है, मूड ऑफ है या थकी हुई हो? ऐसी तो कोई बात नहीं, बस सो रही थी। ओ, फिर तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, वो जज्बान हो गया था। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आपकी कॉल से कबल ही जाग गई थी। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। एनीवेज, मैंने कहा था ना, मैं सब कुछ सोर्स आउट कर के रहूँगा। मेरे इरादों को अल्लाह साईं ने कामयाबी से हमकिनार करवा दिया है। मेरी लगन सच्ची थी, इसलिए हमारे रिश्ते के असबाब भी बन गए। अगर हम सच्चे दिल से कोई काम करना चाहें तो शुरुआत में कितनी ही मुश्किलात पेश क्यों ना आए, एहतमाम हमेशा खुशकुन होता है। मखतूम शाह बहुत खुश लग रहा था। आप कामयाब हो गए, दुश्मनी भी ख़त्म हो गई, पुरानी दोस्ती का सिलसिला दोबारा जुड़ गया। मगर हम जहाँ खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं, हमारे हालात आज भी वही हैं, वो नहीं बदले और ना बदलेंगे। रानिया उदासी से मुस्कुराई। क्या मतलब? मखतूम शाह ने बर्जस्ता कहा। मतलब ये है कि सजावल भाई ने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया है। हत्ता कि वो ये भी कहा कि अगर हमारा रिश्ता जुड़ गया तो वो हमसे अपना रिश्ता ख़त्म कर लेंगे। रानिया ने तफसील से आगाह किया। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? इसे मेरी फैमिली की तरफ से शादी की शिरकत पर भी कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि इसने डिनर भी हमारे साथ किया था। मखतूम शाह हैरत ज़दा था। इन्हें लगता है कि ये आप लोगों की कोई चाल है, हमसे रिश्ता जोड़कर मुअज़्ज़म शाह हमसे अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहता है। रानिया ने मज़ीद तफसील पाई। वट रविश, इस इंसान का दिमाग ख़राब है। अगर ऐसा ही करना होता तो बदला लेने के और भी बहुत से तरीके हैं। बाबा साईं खुद चलकर हवेली नहीं जाते। मखतूम शाह तब कर बोला। वेल, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं पाकिस्तान पहुंचकर खुद मीर सजावल से बात करूंगा, इसे समझाऊंगा। मुझे यकीन है वो समझ आएगा। प्लीज़ खुदा के लिए आप इनसे बात नहीं करेंगे? वो सर फेरा इंसान ख़तरनाक इंसान है, गोली बंदूक के बिना तो बात ही नहीं करते। आप इनसे बात करेंगे तो वो ना जाने क्या हशर करेंगे। खुदा न खास्ता आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। आप ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे। इसने मिन्नत की। वो जज्बाती इंसान है, दिमाग की बजाय दिल से काम लेता है। इसे समझाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इसे अपने तरीके से समझाऊंगा तो वो समझ आएगा। जब मैंने यहाँ तक कोशिश की है तो आगे भी मुझे ही हिम्मत करनी होगी। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इसने रानिया को तसल्ली दी। दिलबर साईं, तैयार हो जाएं, आज डिनर बाहर करेंगे। मीर सजावल ने इसके बालों में उंगलियां चलाईं। क्यों? जब हम 2 दिन से रूम में ही हैं तो कहीं नहीं गए तो आज भी बाहर जाकर क्या करेंगे? आप रोज़ाना की तरह खाना यहीं मंगवा लें। वो तब कर बोली। मीर की तरफ से मुकम्मल पुश्त कर गई थी। मीर ने फलक शिगाफ कहका लगाया। कहती तो सही हो, स्वीट का व्यू लाजवाब है। यहाँ डिनर करने का मज़ा ही कुछ और है। वैसे भी हनीमून कमरे में ही सेलिब्रेट करना चाहिए, बाहर घूमने फिरने को तो उम्र पड़ी है। तो मैं दोबारा ले आऊँगा, फिर जितना दिल करे घूम लेना। वो जरताज की खफगी से महफूज हो रहा था। जरताज की खामोशी इसके शदीद गुस्से को ज़ाहिर कर रही थी। मीर बेसाख्ता हंसा। यार गुस्सा क्यों करती हो? मजाक कर रहा हूँ। शादी की थकन भी तो उतारनी थी। थकन उतर गई है। अब आपको घुमाएंगे, शॉपिंग भी करवाएंगे। शाबाश, उठो, जल्दी से रेडी हो जाओ। इसने जरताज के बाल
मुट्ठी में भर कर खींचे थे। देखो इतना शानदार बीच रिजॉर्ट में बुकिंग करवाने का मकसद ही यही था कि दिलबर साईं स्वीट में रहते हुए भी बोर ना हो जाएं। अब नखरे मत करो, उठ जाओ। और यहाँ अगर अगर आज यहाँ हमारी नाइट है, लास्ट नाइट है, कल मलेशिया के लिए फ़्लाइट्स है और वहाँ हनीमून प्लस मीटिंग्स भी हैं, फिर बिज़ी हो जाऊँगा तो और भी गुस्सा करोगी। मीर ने इसका बाजू पकड़कर रुख अपनी जानिब किया। ज़रताज ने खफकी का भरपूर साथ देते हुए इसे नज़रें नहीं मिलाई थीं। बस बहुत हो गया ना यार, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर भी टाइम लगेगा। इसने ज़रताज को उठाकर बिठा दिया। ज़रताज बेड से उतरकर ढीले ढाले अंदाज में वाशरूम की तरफ चल पड़ी थी। वह शावर लेने के बाद वाइट शिफॉन के नफीस सूट में मलबूस किसी भी किस्म के मेकअप से पाक चेहरा लिए बाहर निकली। वो आईने के सामने खड़ी अपने दराज बालों को सुलझा रही थी। मीर सजावल बेड ग्राउंड से टेक लगाए स्मोकिंग कर रहा था। बेखुदी के आलम में इसे देखता रहा, यहाँ तक कि सिगरेट इसकी उंगलियों तक जा पहुंचा। इसने चौंक कर सिगरेट एशट्रे में मसला, फिर चल कर आया और इसके गिर्द अपने बालों से भरपूर बाजू हायल कर दिए थे। आईने में दोनों का अक्स एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। दिलबर साईं, आपको नहीं लगता हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने थे? इसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे गुलदान में से फ्लावर्स निकाला और फिर फ्लावर से ज़रताज के रुखसार पर लकीर खींचकर इसकी भीगी जुल्फ़ों में अटका दिया। ज़रताज ने पलकें उठाकर मुस्कुराती नज़रों से इसके धमकते चेहरे को देखा। आई लव यू, वो बहकने लगा। ज़रताज के गुलाबी चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आई लव यू टू मोर देन यू। अब आप लेट मत करें, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो मीर को धकेलते हुए बोली, यार दिलबर प्लीज़ मेरी महबूबा ही रहो, खौफनाक बीवी मत बनो। तुम तो बाकायदा मुझे पिटने लगी हो और मैं मजलूम सा शौहर तुम्हारा हर जुल्म सहने का आदी होता जा रहा हूँ। ऐसे धक्का दे रही हो जैसे हमारी शादी को 15-20 साल हो गए हैं। आपको वक्त बे वक्त ये दौरे पड़ेंगे तो मैं यही करूँगी। ज़रताज ने इसके बाजू पर चुटकी भरी थी। दिलबर साईं, इट्स आर योर हनीमून ट्रिप। ये धक्के मुक्के आपको जेब नहीं देते। वो बाजू सहलाते हुए बेइंतहा चहक रहा था। ज़रताज इसके शीरीन लहजे पर खिलखिला कर हंस पड़ी। मीर साईं, आपने सारे डिशेस चाइनीज़ ही मंगवाई हैं। पहले तो आपको चाइनीज़ बिल्कुल पसंद नहीं था। ज़रताज फ्लाइंग सोर्स में फोग फंसा कर बोली, पहले वाकई अच्छा नहीं लगता था, मगर अब शौक़ से खाने लगा हूँ, जो मेरे दिलबर साईं की पसंद और मेरी पसंद। मीर ने कंधे उचके। ज़रताज मुस्कुराकर प्लेट पर झुक गई। मीर ने फ्राइड राइस का पहला स्पून इसकी तरफ बढ़ाया। लिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, देखेंगे। ज़रताज झिझकते हुए बोली, सो व्हाट, देखने दो। मीर सजावल ने लापरवाही से कहा और इसे अपने हाथों से खिलाने लगा। वो जब से हनीमून पर आए थे मीर इसे अपने हाथों से ही खिलाता था। ये पाकिस्तान नहीं है, अगर पाकिस्तान भी होता मैं तब भी इसी तरह तुम्हें अपने हाथों से खिलाता। घर में तो मजबूरी है, सबकी मौजूदगी का लिहाज करना होता है, मगर बाहर अपनी बीवी को खाना खिलाने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हो सकती। वो संजीदगी से बोला। ज़रताज निसार होती नज़रों से इसे देख रही थी। इन 2 दिनों में वो मीर की ज़्यादतियाँ तकरीबन भूल चुकी थी। मीर सजावल ने इसे अपनी दीवानगी के सामने कुछ भी याद रखने का मौका नहीं दिया था। डिनर से फ्री होने के बाद मीर ने ड्राइवर को मॉल ले जाने के लिए कहा था। वो इतने सारे शूज़, सैंडल और पर्सेस का क्या करूँगी, अभी तो शादी का भी सारा सामान पैकेट पड़ा हुआ है। ज़रताज थक कर बोली, दिलबर, यहाँ के पर्सेस और फुटवेयर ही कमाल होते हैं। बाकी इंडियन ड्रेसेस के अलावा पाकिस्तान कपड़ों की वैरायटी ऐसी नहीं होती कि जो तुम यूज़ कर सको ना। मैं तुम्हें ऐसी ड्रेसिंग करने दूंगा, तो फिर कुछ तो लेना है ना। मीर ने यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाईं। बस फिर इतना कुछ तो ले लिया है ना, अब वापस चलते हैं। वो बेजारी से बोली, रो क्यों रही हो, अभी चलते हैं। इसने ज़रताज को बच्चों की तरह साथ पिचकारते हुए वो देख रही थी, कितना खूबसूरत लग रहा है, तुम पर बहुत जचेगा। मीर ने एक ड्रेस की तरफ इशारा किया, यह मैं नहीं पहनूंगी। ज़रताज ने कानों को हाथ लगाया, मेरे लिए ज़रूर पहनोगी। वो ब्लैक एंड गोल्डन कंट्रास्ट का वेस्टर्न टॉप था जिसके साथ तंग जीन्स थी। मीर ने पेमेंट की और ज़रताज का हाथ थामे शॉप से निकल आया। मीर साईं, मैं नहीं पहनूंगी। ये कैसे पहन सकती हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी जीन्स नहीं पहनी। ज़रताज पूरे रास्ते नहीं नहीं की रट लगाती रही, मगर रूम में पहुँचते ही मीर सजावल ने बैग इसके हाथ में थमाकर ज़बरदस्ती वाशरूम में धकेला। ज़रताज ने झिझकते हुए बैग से ड्रेस निकालकर गहरी सांस खींची। दिलबर साईं, अब बाहर भी निकलो, मुझे दिखाओगी भी सही या न मैं ऐसे ही सो जाऊं? मीर ने बुलंद आवाज़ में कहा। चंद लम्हों बाद ज़रताज घबराई हुई सी वाशरूम से निकली। मीर सोफे पर विराजमान अपने पसंदीदा मशरूब से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। वाओ, लुकिंग सो प्रीटी, इधर आओ।
میر نے سر کے اشارے سے اسے پاس بلایا۔ نہیں بس آپ نے دیکھ لیا نا، اب میں چینج کر رہی ہوں۔ وہ دوبارہ واش روم کی طرف مڑی تھی۔ ہرگز نہیں، میری اجازت کے بغیر تم کیسے چینج کر سکتی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، خبردار جو تم نے ایک قدم بھی بڑھایا۔ میر اسے وارننگ دیتا ہوا مضبوط قدم اٹھاتا اس تک پہنچا تھا۔ میر سائیں مجھے جینس میں الجھن ہو رہی ہے، اس نے منہ بسورا۔ پوری زندگی پہننے کے لیے نہیں بولا ہے، کچھ دیر میرا دل بہلانے کے لیے برداشت نہیں کر سکتی؟ میر نے پرشوق نگاہوں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ ویسٹرن ڈریس میں زرتاج کی فگر قیامت ڈھا رہی تھی۔ میر سجاول والہانہ اس کی طرف بڑھا، اس نے زرتاج کو شانوں سے تھام کر خود میں سمو لیا تھا۔ میر سجاول دیوانہ وار اپنی چاہتیں اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ زرتاج کے تمام گلے شکوے اپنے محبوب شوہر کی وار گرفتگی پر موم بن کر پگھل گئے تھے۔ چاہے جانے کا احساس ہر منفی سوچ پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ سب کچھ فراموش کیے ان پرکیف لمحات کو یادوں کے سیپ میں قید کر رہی تھی۔ میر سائیں گستاخی معاف، مگر آپ سے بہت ضروری کام تھا، اس لیے فون کیا ہے۔ کریم جھجکتے ہوئے بولا۔ خیریت، ایسا کیا کام پڑ گیا؟ گاؤں میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ میر سبکتگین یکدم پریشان ہو گیا۔ وہ پچھلے 10-12 دنوں سے شہر میں ہی تھا۔ نہیں سرکار، وہ بات دراصل یہ ہے، میری اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ کریم نے تمہید باندھی۔ اچھا، تو پیسوں کی ضرورت ہے تو فکر مت کرو، میں چاچا سائیں کو کہہ دیتا ہوں، تم ان سے جا کر ملو۔ بلکہ تمہیں مجھے بھی کال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، چاچا سائیں کسی کی بھی مدد کرنے سے ہاتھ نہیں روکتے، اس بات کا علم تو تمہیں بھی ہوگا۔ میر سبکتگین ایزی چیئر پر جھولتے ہوئے بولا۔ سرکار بات یہ نہیں ہے، کل سے اب تک سارا خرچہ میر سائیں نے ہی اٹھایا ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ میر سبکتگین نے سنجیدگی سے کہا۔ اماں بڑے میر سائیں یا آپ سے فی الفور ملنا چاہتی ہیں، کہتی ہیں انہیں آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، جو وہ صرف آپ کو یا بڑے میر سائیں کو ہی بتائیں گی۔ سائیں مہربانی کرے جلدی یہاں پہنچ جائیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وقت بہت کم ہے اور اماں آپ سے ملنے پر بضد ہیں، وہ کہتی ہیں آپ سے ملے بغیر دنیا سے چلی گئیں تو رب کو کیا منہ دکھائیں گی۔ اوکے، رات بہت ہو گئی ہے، میں صبح ہوتے ہی گاؤں کے لیے نکلتا ہوں، تم پریشان مت ہو، میں پہنچ جاؤں گا۔ میر سبکتگین نے سے تسلی دی۔ میر سائیں ایک عرض اور ہے، وہ گھیرا۔ کہاں؟ کہو۔ اماں نے کہا ہے آپ کے ہاسپٹل ملنے آنے کی خبر حویلی میں کسی اور کو نہ لگے، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ میر نے کھنگار بھر کر کال کاٹ دی تھی۔ وہ حیرت زدہ تھا، ایسی کیا بات ہے جو جہاں آرام مرتے وقت صرف اس کو بتانا چاہتی تھی، اتنی رازداری برت رہی تھی؟ سوچ کا کوئی سرا ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر کل ہونے والی میٹنگز کو کینسل کرنے کے لیے اپنے پی اے کو کال ملائی تھی۔ جاری ہے۔